सोशल मीडिया पर आपकी भी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है, पैनी नज़र दीपक सर। मैं भी लगातार देखते रहता हूँ। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे हैं, लोग बीजेपी से पूछने लगे हैं कि झटका लगा, क्या हुआ, तमाम इस तरीके के कई सारे मजेदार कमेंट्स आने लगे हैं। बिल्कुल बनेंगे। अब तो शुरुआत मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की प्रेम शुक्ला जी एग्री करेंगे। वो मेरे ख्याल से कुंडली देख पाते हैं या नहीं देख पाते, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन ग्रह दशा नक्षत्र भी भारतीय जनता पार्टी की खराब चल रहा है। जिस तरह से कोविड का मामला आया, जिस तरह से हालात कोविड को लेकर बने, जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सवाल उठाए गए, जिस तरह से वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी को लेकर सवाल उठाए गए, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, क्या सेकेंड वेव नहीं आ रही थी, और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल की खास तौर पर यह हार ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नक्षत्र हैं वो अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। और मैं प्रेम शुक्ला जी को कहूंगा कि जाएं मंदिर में, अच्छी कोई पूजा वूजा करवाएं, वो महाकाल का पाठ करवाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं और कोई बढ़िया पूजा करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के दिन फिर पुराने की तरह फिर आए। आपने दुर्गा सप्तशती का याद किया तो ममता बनर्जी का चंडी पाठ याद आ गया दीपक सर। नहीं, उन्होंने चंडी पाठ भी किया था और दुर्गा सप्तशती भी किया था, दोनों उन्होंने किए थे, और उन दोनों से ही उन्होंने जो उनके हिंदू वोटर्स थे उनको थामा था। और मैं ये जानता हूं, चूंकि मेरे परिवार में भी बड़े सारे बंगाली लोग हैं, कोलकाता से कनेक्टेड हैं, तो मेरा ये मानना है कि कोई बहुत ज्यादा तौर पर जो वहां का भद्र लोग टीएमसी को वोट करते जाके भर भर के, ऐसी संभावनाएं मुझे कतई नजर नहीं आ रही थी। तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये नतीजे जो है बेहद आश्चर्य वाले हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जो बातें दीपक सर ने कही, अब तो वाकई चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने की जरूरत है बीजेपी को, ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाए। फिलहाल हर दांव उल्टा पड़ रहा है। देखिए, हम तो नहीं, हमारा ग्रह नक्षत्र भी ठीक है और चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती में हमारी आस्था भी स्पष्ट है। ये तो चंडी पाठ उनको लगातार जारी रखना पड़ेगा। जो चंडी पाठ के कारण जो है, जो कल तक मुमताज बानो बनकर टहल रही थी और आज चंडी पाठ करके स्वयं को हिंदू साबित कर रही है, वो चंडी पाठ आगे भी जारी रखें, ताकि जो है उनका मुस्लिम तुष्टीकरण का जो चेहरा है वो चेहरा थोड़ा सा सुधर जाए। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जो 3 सीटों से 85 सीटों पहुंच गई, पुदुचेरी की का दक्षिण में हमारा विस्तार हो गया, पुदुचेरी हमारे हाथ आ गया, और असम फिर से हमने, जो हमारा परंपरागत स्टेट नहीं है, लेकिन असम में हम दूसरी बार सरकार बनाने में और पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अच्छे हैं। फिर भी आदरणीय दीपक जी, हमारा पूजा पाठ जारी रहेगा, चिंता न करिए, तो हमारी प्रकृति में है। ठीक है, चलिए मैं संजीव जी का रुख करूं, उससे पहले ये बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी, असम में सीएम कौन बन रहा है? जी, ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड। ठीक है, बड़ी खबर मैं आता हूँ। ये सवाल फिर मैं आपसे करूंगा। राज्य के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिख दी है चुनाव आयोग ने। जो जीत का जश्न मनाने की तस्वीरें आ रही हैं, भीड़ जुटाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम तस्वीरों का संज्ञान लिया और लगातार हमने ये तस्वीरें दिखाई हैं अपने चैनल न्यूज नेशन पर। लगातार ये तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से चेन्नई में जश्न मना है, वहां पर किस तरीके से तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर चुनाव आयोग ने पहले कह दिया था कि जश्न नहीं बनेगा, उसके बावजूद जश्न मनाया गया, उसमें भी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। कोलकाता से किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, यूपी के पंचायत चुनाव में जो मतगणना चल रही है वहां से किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, वहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। सचिवों को, प्रमुख सचिवों को चिट्ठी लिख दी है चुनाव आयोग ने कि जो भी भीड़ जुटा रहा है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रेम शुक्ला जी, सवाल एक बार फिर से, सर्बानंद सोनोवाल या हेमंत बिस्व शर्मा? चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ शायद नहीं है। आज संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, लगातार ये तस्वीर हमने दिखाई, अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, चाहे वो कोलकाता की तस्वीर हो, चाहे वो चेन्नई की तस्वीर हो, जहां पर सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। सही बात है, अच्छी बात है जो संज्ञान ले रहे हैं, और अगर अच्छी बात है उनके पत्र पर मुख्य सचिव और जो भी डीजी पुलिस है वो कोई कार्रवाई करें और इसको रोकें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। ये चुनावी नतीजे तो आज खत्म हो जाएंगे और कोविड का जो विभीषिका है वो हमें कई सप्ताह या कितने महीने झेलनी है, अभी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं वापस से लौटूंगा, जो आज की डिबेट का सबसे एक अहम मुद्दा है मेरे ख्याल से, जो दीपक चौरसिया ने छेड़ा अभी थोड़ी देर पहले, कि क्या बीजेपी की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की सीमाएं निर्धारित कर रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा? क्या उसके जितने
फायदे होते हैं उसकी एक लिमिट सेट हो गई है क्या इन इलेक्शंस में, और उस बात को एनके सिंह साहब ने भी आगे डेवलप किया उस बात को कि उसकी क्या वजह उनको लगती है। मैं भी इसके, देखिए ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें कोई भी फाइनल वर्ड नहीं है, सब हम अपनी अपनी सोच आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपके जरिए आपके दर्शकों के साथ। तो मुझे लगता है कि ऐसा है कि जो ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की जो राजनीति है वो कई स्टेट्स में काम करती है और कई स्टेट्स में काम नहीं करती। उसकी वजह क्या है? जिन स्टेट्स में, देखिए जैसे आपने 2019 का इलेक्शन देखा, हालांकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन क्लियरली उड़ीसा में बड़ी जीत लोकसभा में मोदी एंड बीजेपी को मिली, विधानसभा में उससे भी बड़ी जीत नवीन पटनायक को मिली, क्योंकि वो मुद्दे और वो पोलराइजेशन स्टेट लेवल पे काम नहीं करता। और खासकर उन स्टेट्स में जहां पे एक, क्योंकि मुझे लगता है ये हिंदी हार्टलैंड का ज्यादा इशू है पोलराइजेशन। जिस भी स्टेट की एक सब नेशनल आइडेंटिटी है, जैसे चाहे वो बंगाल है चाहे तमिलनाडु है, उन स्टेट्स में वो सब नेशनल आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और हिंदू वर्सेस मुस्लिम के सामने ममता बनर्जी बहुत सटल ढंग से, बहुत अच्छे अंदाज में, शायद वो बंगाली आइडेंटिटी के प्रश्न को उन्होंने सेंट्रल इशू बनाया है कि ये आउटसाइडर्स चुनाव लड़ रहे हैं, ये बाहर वाले लोग आके यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। तो ये बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पे और गहन विश्लेषण और बारीक एनालिसिस की जरूरत है। ये तो हमारी सबकी शुरुआती टिप्पणियां हैं जो एकदम से दिमाग में आती है, बट ये डेफिनेट ट्रेंड है। और इसलिए, और जो उन्होंने बात कही लिबरल हिंदुत्व वाली एनके सिंह साहब ने, उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। भाई हम ज्यादातर हिंदू मतलब अथीस्ट तो नहीं है, सब धर्म और भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी समर्थक क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बीजेपी का वो एटीट्यूड अच्छा ही लगता है कि अगर आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे हो तो आप सच्चे हिंदू ही नहीं हो। ये क्या बात हुई भाई? आपने कोई ठेका ले लिया क्या हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का? तो ये सारी चीजें, और गुड गवर्नेंस, जैसे अभी दीपक ने कही कि गुड गवर्नेंस ओरिजिनल मुद्दा था। कांग्रेस के कुशासन भ्रष्टाचार से तंग होके 2014 में मोदी जी को इतनी भारी मैंडेट मिली थी। 2019 में वो रिपीट होने का कारण ये था कि लोगों ने सोचा वर्क इन प्रोग्रेस है, इनको और समय मिलना चाहिए, और सामने कोई क्रेडिबल विश्वसनीय विपक्ष का नहीं होना, दोबारा जीत। लेकिन ये बार और अगली सबसे बड़ी चुनौती, पंजाब तो आज की स्थिति में बीजेपी और आरती दिख रही है कांग्रेस की वापसी। उत्तर प्रदेश है अगले मार्च अप्रैल के अंदर 2022, वहां पे ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स इतनी काम कर पाएगी, या जो इस समय जो हम गवर्नेंस मॉडल फेल होते हुए देख रहे हैं यूपी में कोविड के संदर्भ में, वो ज्यादा भारी पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा ये। मैं इसको दिलचस्प कह के इसको हल्का नहीं करना चाहता। आपने एक शब्द क्रेडिबल यूज किया संजीव जी, तो क्या क्रेडिबल एक फेस बन पाएंगी ममता बनर्जी आने वाले समय में मोदी विरोधी खेमे का? जल्दी से एक जवाब, फिर मैं तापस करूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी रैलिंग पॉइंट बनेगी, क्योंकि अगेन वही कारण जिसकी वजह से बंगाल में हिंदुत्व नहीं चला उस तरह से, वही कारण है कि एक बंगाली लीडर जो बंगाल के साथ आइडेंटिफाइड इतना ज्यादा है, शायद उसको नेशनल स्टेज पे नहीं उतनी एक्सेप्टेबिलिटी मिले, और बड़े सारे पॉलिटिक्स, दाव पेच, उठा पटक, और ममता बनर्जी भी अपना पूरा बंगाल का सिंहासन दाव पे लगा के क्यों ऐसी जगह आके उलझ के खड़ी होंगी जहां अभी भी नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, इवन इतनी कमजोर पोजीशन में भी। तो ममता विल आल्सो डू वेल टू कंसंट्रेट एंड कंसोलिडेट हर बंगाल विक्ट्री रादर देन नर्चर नेशनल एम्बिशंस। ठीक है तापस, तस्वीर कमोबेश साफ हो रही है, और देखिए जो रुझानों का आंकड़ा है 204 तक, बीजेपी प्लस 85 पर सिमटे हुए हैं 100 के अंदर। तीन बड़ी बातें मैं अगर आपसे पूछूं अपडेट देते हुए, कोलकाता में चल क्या रहा है? देखिए कोलकाता में तो इस समय मिनी लॉकडाउन चल रहा है, तो हालांकि ममता बनर्जी के घर के बाहर जश्न हो रहा है और अलग अलग पार्टी ऑफिस में छोटे छोटे जश्न हो रहा है, लेकिन उसे पुलिस रोकने की हर मुमकिन कोशिश करे। और ये स्वाभाविक है कि इस मार्जिन से जब तृणमूल कांग्रेस आगे है तो जश्न होना एकदम लाजमी है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस ने खुद ये नहीं सोचा था कि वो इस मार्जिन से ये ट्रेंड उन्हें देखने को मिलेगा 12 बजे तक। जो ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है लगभग एक साफ छवि हमारे सामने
में आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी की तरफ से इतने सारे नेता आए, इतने बड़े मंत्री, चाहे वो अमित शाह हो, मोदी हो, इतने सारे दौरे किए पश्चिम बंगाल में, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा विफलता देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण जो बीजेपी के कुछ लोग अंदर के जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन, जो संजीव जी भी कह रहे थे कि पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल के में, कास्ट पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में कभी नहीं देखने को मिला था और लोग यहाँ के काफ़ी कॉन्शियस है अपने वोट्स को लेकर। तो जय श्री राम का नारा या फिर माँ दुर्गा का नारा से किसी को कुछ जाता नहीं है, लोग जानते हैं कि किसे वोट देना है। और जो पार्लियामेंट इलेक्शन था वहाँ नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल के लोग देखना चाहते थे प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ममता बनर्जी जिस तरह से लोगों तक पहुंची है, खासकर दुआरे सरकार स्वास्थ्य साथी कार्ड उन्होंने दिया है, मेडिकल के 2 रुपए किलो चावल और दाल जो लोगों को सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो रैशनिंग सिस्टम पिछले 1 साल से कोविड की स्थिति के दौरान चलाया गया, ये कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड की तरह साबित हुआ है ममता बनर्जी के लिए। और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो बीजेपी का है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ले डूबी है। निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को ले डूबी है। सुबीर भौमिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबीर जी, ये तो टीएमसी के लिए भी थोड़ा सा अप्रत्याशित जैसा था। एक सवाल समझना चाहता हूँ जी दीपक राकेश, मैं तपस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। तपस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर पोलराइजेशन नहीं काम किया है तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी जो स्कीम्स लेकर आई वो भी पिछले 1.5 साल में ही लेकर आई, जब वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे कि पोलराइजेशन को नकार दिया पश्चिम बंगाल की जनता में और फिर उन्हीं चीज़ों को वोट कर दिया जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्लान बनाकर आई थी कि भाई ये आएंगी तो तोलाबाजी हो जाएगी, ये आएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, ये आएगा तो भाई भतीजावाद बन जाएगा, ये आएगा तो बाइक को जो है वो आतंक फैला देगा, ये आएगा तो पीसी जो है बाइकों को खड़ा कर देगी मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ममता के फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें काम की आपके हिसाब से? जी देखिए, पहली बात तो है डेवलपमेंट की बात जो बीजेपी ने कहीं नहीं की थी और ममता बनर्जी ने सस्टेनेबल तौर पर डेवलपमेंट की बात की थी अपने चुनाव अभियान में। अलग अलग जगहों पर उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया, और बाहरी और अंदरी का जो झगड़ा था ये तो सच है, ये मानना पड़ेगा कि लोगों से जो कनेक्ट अगर बीजेपी के शायद नेता मेरे से सहमत ना हो, लेकिन हमने भी जो तमाम रैलियाँ देखी हैं उसमें जो रैलियों में जो लोग आ रहे थे और जिस तरह से जो नेताएँ थे वो बड़े बड़े ट्रक्स में जब जा रहे थे, एक लोग ममता बनर्जी जब जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, अलग अलग जगह पहुंच रही थी, वो पीपल कनेक्ट कहीं ना कहीं दूर होता हुआ देख रहा था। क्योंकि अगर मैं झारग्राम की बात करूं, झारग्राम में जिस तरह से जेपी नड्डा के सभा जिस तरह से पूरी तरह फ्लॉप हुआ था 2 महीना पहले, उस वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी को लगने लगा था कि उनको स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए, हालांकि उन्होंने वो स्ट्रैटेजी नहीं बदली। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीजेपी ठान कर चल रही थी कि ये जो 27 से 30% का जो मुस्लिम वोट बैंक है ये इन्हें नहीं मिलेगा, और ये बाकायदा ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ये वोट बैंक अगर ममता बनर्जी के बाद इंटैक्ट रहता है, हिंदू वोट बैंक को भी अपने पाले ला सकती है, जो काम बाखूबी उन्होंने किया, तो ममता बनर्जी फायदे में रहेगी। एक जरूर असमंजस था कि आईएसएफ क्या भूमिका निभाएगी। अगर संयुक्त मोर्चा की बात की जाए तो यहां देखने को मिल रहा है कि आईएसएफ ने भी ईस्ट कैनिंग के सीट के अलावा कहीं भी कुछ खास असर नहीं कर पाई, ज़्यादा वोट भी नहीं काट पाई। तो ये कहीं ना कहीं पूरा वोट बैंक ममता बनर्जी की तरफ चला गया है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब इस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव डाले। 2024 का इलेक्शन सामने है 3 साल बाद, तो वहां भी ममता बनर्जी फिर नेशनल स्टेज पे खुद एक फलक्रम, जैसे 2019 में वो एक फलक्रम बन के पूरा यूनाइटेड अलायंस को एकजुट की थी, उसकी एक तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ये खबर जरूर आ रही है कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग पार्टी हाईकमांड से उनकी बात चल रही है कि एक कोalition बनाया जाए 2024 में बीजेपी पर दबाव लाने की। तो ये सब सारे फैक्टर्स जो काफ़ी मैटर किए हैं। और अर्बन वोट बैंक अगर आप चौथे चरण तक देखें, चौथे चरण तक वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले जाता दिख रहा था, लेकिन जब से कोरोना का सेकेंड वेव आया तब से लोग काफ़ी एप्रीहेंसिव हो गए। हालांकि यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरह से पीपल कनेक्ट हुआ, उनके नेताओं की तरफ से जिस तरह से पीपल कनेक्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से नहीं किया जा पाया और यही कहीं ना कहीं भरपाई बीजेपी को इस समय करना पड़ रहा है। ठीक है, तब बस आप ही के सवाल को गोपाल जी के पास ले जाता हूं। गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए। गोपाल जी, 2014 पर आया गुड गवर्नेंस के नाम पर, गुड गवर्नेंस के नाम पर आपकी सरकार बनी, वो आपने डिलीवर किया, 2019 में फिर जीते।
लेकिन आपको नहीं लगता कि कोरोना का जो हाल में विस्फोट हुआ है, कोरोना के चलते जो मामले हुए हैं, उसके चलते गुड गवर्नेंस का आपका प्लान एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में आ गया है और शायद आपको नए सिरे से मेहनत करनी पड़े वापस में गुड गवर्नेंस के अपने उस प्लान को वापस पाने के लिए, अपने उस मुद्दे को वापस पाने के लिए? देखिए, आत्मविवेचना तो भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन के बाद करती है, लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए, जो पश्चिम बंगाल के ऊपर कोरोना का कितना असर होगा उस चीज को अगर हम ओवर एम्फेसाइज करेंगे तो वह इस इलेक्शन में उस रिजल्ट से हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि जो कोरोना की त्रासदी जो बढ़ी है वह पश्चिम बंगाल और बाकी चारों जो प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी है उनके इलेक्शन के बाद उसकी सेकेंड वेव का कहर आया। तो यह जो वर्तमान स्थिति पश्चिम जो कोरोना की जो इंटेंस वेव है उसका गुड गवर्नेंस का और इलेक्शन का तीनों का कनेक्ट एकदम नहीं बैठता। जो मेनली मुझे लगती है बात वह ये है कि कहीं ना कहीं ये जो अपोजिशन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में जो आपने गोपाल जी आखिरी 3 फेज की वोटिंग कोरोना के पीक पर हुई है, खुद प्रधानमंत्री को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी दबाव में। आप भूल गए इस बात को, आखिरी 3 फेजेस की पोलिंग पीक कोरोना में हुई है। नहीं, मैं याद है मुझे, लेकिन वो एनालिसिस अभी माइन्यूटली करनी पड़ेगी कि जो 3 फेज है उनमें भारतीय जनता पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा विज़ तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन मैं ओवरऑल एक बात आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो आपके वक्ता ने जो रिपोर्टर थे उन्होंने भी कही थी कि ये जो 30% वोट था उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट तो था ही ममता का, वह तो उन्होंने स्वीकार भी किया है और उसका एक बैकलैश भी मेजॉरिटी के हिंदू वोट बैंक में था। वो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है उसका तो असर था, जिसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने यह जो चंडी पाठ किया और ये जो अलग अलग धार्मिक उसमें वो गई, वह भी असर हुआ होगा। और कुछ ये बात है कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस और लेफ्ट ने जो कि ये 30% वोटों पे ये सारी अपोजिशन पार्टीज आपस में रहती थी, वह कहीं ना कहीं इंटरनल इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग रही कि भारतीय जनता पार्टी को साथ में हराने के लिए, बाहर रखने के लिए उन लोगों ने, जैसे राहुल गांधी बिल्कुल नहीं गए। अब उन्होंने किस लिए गए नहीं, केवल कोरोना के कारण नहीं गए, तो केरला में तो वो पूरा इलेक्शनिंग कर रहे थे, उनकी रैलीज के आप फोटो देख लीजिए, वहाँ पे तो पूरी उन्होंने कोई कोरोना की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल को नहीं माना। और दूसरी तरफ ये जो प्रियंका गांधी आसाम में कोई प्रोटोकॉल को उन्होंने नहीं माना। तो केवल बंगाल में क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी तृणमूल कांग्रेस के साथ कि ये जो 30% का वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं आपस में छिटक ना जाए, इसका भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि ममता अपने आप में यह जो ग्राउंड कनेक्ट उनका है, जिस तरह की वो फायर ब्रांड लेडी के रूप में आके, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसमें हो ही सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बाकी अगर आप केरला में देखिए ग्रोथ है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन जनता की भारतीय जनता पार्टी से इतनी बड़ी होती है कि जो पूरा इकोसिस्टम है एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की सफलता में भी असफलता ढूंढने लगने की कोशिश करते हैं। आज आप देखिए कहाँ से कहाँ पे हम पहुँच गए, 10% वोट से आज इतनी बड़ी पोजीशन पे 5 साल में पहुँच गए। लेकिन हम लोगों का एक वर्किंग का, हमारे लीडर्स का ये है कि हम लोग पूरी मेहनत से, पूरा कमिटमेंट के साथ और हर इलेक्शन को पंचायत से लेके ऊपर तक को पूरा जोर से लगाते हैं और एक्सपेक्टेशन उसके कारण लोगों की बहुत बढ़ जाती है। तो वो एक्सपेक्टेशन के बेस पे आप कह सकते हो कि हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी अभी वर्तमान में नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है और कांग्रेस का लिए जो मेन अपोजिशन जिसको बोलते हैं वो तो पूरी तरह केरला में भी साफ हो गई, आसाम में प्रियंका जी का पूरा वर्चस्व खत्म हो गया। तो यह बात हमें सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल एक्सपेक्टेशन के बेस पे आप कह सकते हो, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है पश्चिम बंगाल में और वह आने वाले समय में
हमारा इस बार भी देखो क्या होता है फाइनली, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा बेस बन गया है। केरला में, पुडुचेरी हम जीत ही रहे, आसाम हमने मजबूती से जीता। अगर गुड गवर्नेंस में आपको किसी को क्वेश्चन करना है भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस का, तो आपको एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट होना चाहिए। आसाम में हमारे पास गवर्नमेंट थी, तो गुड गवर्नेंस का हमारा प्लान कहीं नहीं गया। कहीं उसमें ऐसी बात नहीं है कि डिलीवरी मैकेनिज्म में, करप्शन फ्री मैकेनिज्म में या गुड गवर्नेंस का प्लान हमारे पास से कहीं गया है। लेकिन हमें भी अपने शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चीज़ों पे लेनी पड़ेगी, और हम उसमें कभी भी उससे अपने आप को अलग नहीं रखते कि आत्मविवेचना, चिंतन और उसके बाद आगे करेक्टिव मोड में क्या आना बहुत कोविड जरूरी के होता है। सेकेंड फेज में आप मानते हैं आपका गवर्नेंस गुड गवर्नेंस था आलोक गोपाल जी? नहीं क्या देखिए, आपको लगता है नरेशन कोविड की वेव में आपका गवर्नेंस गुड गवर्नेंस था सेकेंड वेव में? नहीं देखिए दीपक जी, ये महत्वपूर्ण बात है, चर्चा बड़ी इसकी गहराई से होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे एक जो मैंने शुरू में भी आपको कहा कि मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, ये हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है, नड्डा जी, वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई लेवल पे लेके जाते हैं, क्योंकि वो कई चीज़ों को अपने हाथ में मजबूती से काम करते हैं और फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। तो उसके कारण अब ये जो कोरोना की आपने बात की, इसका नरेशन में भी अगर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो हमारे संविधान के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें प्रदेश की जिम्मेदारी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और चीज़ों को लेके। हाँ, केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको हम सोचते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें गैप्स आ सकते हैं, आए भी होंगे, लेकिन उसके कारण ये इस वेव का इतना बड़ा सीवियरिटी किसी ने नहीं जज की थी, ना इंटरनेशनल लेवल पे, ना नेशनल लेवल पे, ना हमारे हेल्थ वर्कर्स ने। लेकिन जो हम एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा देते हैं और नरेशन के हिसाब से जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोग सोचते हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल तो कुछ करेंगे ही नहीं, वो तो कुछ करेंगे नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी लो है कि आज दिल्ली में पूरी तरह फेलियर के बाद भी वो सिंपैथी वेव गेन कर रहे हैं। और हम लोग दिन रात मेहनत करके भी लोग सोचते हैं कि हम लोगों की और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यह एक तरीके से इसको आप पॉजिटिव ले लें, इसको आप नरेशन के हिसाब से पॉलिटिकल लेवल पे हमारी कहीं ना कहीं उसको रीथिंक करने की बात कर दें, लेकिन नेशनलिज्म के हिसाब से या गुड गवर्नेंस के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से, मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग इस बात को मानते हैं कि जितना जनता हमसे एक्सपेक्ट करेगी उतना ही मेहनत से जनता की सेवा में और उनके काम में आगे बढ़ेंगे। सुबीर साहब एग्री करते हैं गोपाल दास से कि जनता एक्सपेक्टेशंस हमसे कुछ ज़्यादा पाल लेती है, और क्या पालना नहीं चाहिए? अगर आप उसी मैंडेट, उसी थ्रो के साथ, उसी पेस के साथ और उसी कैलिबर के साथ वापस आते हैं, तो जनता अगर ज़्यादा उम्मीद करती है तो क्या गलत करती है? गोपाल जी ने कुछ चीजें सही कहा कि भाजपा ने एक जमीन बनाया है बंगाल में, एक अच्छा ऑपोजिशन के तौर पर उभर कर आया है, और ये ममता बनर्जी को झेलना पड़ेगा। ममता बनर्जी के सामने एक बहुत बड़ा टास्क अभी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन ठीक करना है। ये पॉलिटिकल कंसल्टेंट रख के इलेक्शन चलाना ये बंगाल के ट्रेडिशन में नहीं है। यहाँ सीपीएम ने भी काम करके दिखाया था कि किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ममता ने वो किया नहीं, अभी उनको करना पड़ेगा। पर एक चीज जरूर है, ये डिलीवरी वगैरह का जो बात करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन, तो ये बंगाल के लोगों में भी है। और ममता का जो ग्राउंड लेवल डिलीवरी है, जो स्कीम्स हैं, और ये आपने सही नहीं कहा दीपक कि 2019 के बाद हुआ, काफी सारे स्कीम्स उनके बहुत पहले से है, कन्याश्री, युवाश्री, ये सब। तो ये जो इंडिविजुअल स्कीम्स के डिलीवरी है, जिससे कुछ हद तक उनके वित्त मंत्री सहमत नहीं थे, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है, वो समझते हैं कि ये सब सोशल सेक्टर में इतना स्पेंडिंग जो है इसमें उतना रिटर्न नहीं आएगा। बट ये उनको वोट जरूर दिलाता है और दिलाता रहा है। दुआरे सरकार वगैरह अभी का स्कीम है, 2009 के 19 के बाद आया है। एक चीज मैं यहाँ कहूंगा, आपके हर प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूँ, गोपाल जी तो सज्जन आदमी हैं, पर कुछ भाजपा के लोग हम पर हमला करते रहे। इनके लीडर्स बंगाल नहीं समझते हैं, बेसिक चीज यहीं पे है। एक सोशल कोalition इन्होंने अच्छा बनाया है, किनसे कुछ जगह इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, राजवंशी एरिया, झारखंडी जो ट्राइबल्स वो एरिया, गोरखा एरियाज, और जो हिंदी भाषी हैं, तो अच्छा खासा एक सोशल कोalition इन्होंने बनाया है, जिसका नतीजा इनको मिलेगा। पोलराइजेशन,
आपके प्रोग्राम में मैंने 2-3 बार कहा है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, ईस्ट बंगाल के हिंदू लोग, एनके सिंह साहब को याद होगा, हमारे घर में हमने देखा है जो चीज असम में काम हुआ ना, एनआरसी के चलते असम में 11 लाख बंगाली हिंदू, उनका नाम कट गया, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। तो ये जो बंगाली हिंदू हैं साहब, उत्तर प्रदेश को पार्टीशन झेलना नहीं पड़ा, हमें पड़ा है। और हमारे कोई फैमिली जो ढाका से निकले, कोई गया त्रिपुरा, कोई गया असम, कोई इधर गया, अगर उनके लोग वहां से उनका नाम कट जाता है, उनका सिटीजनशिप लेके सवाल उठ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट एक्सटेंडेड फैमिली बंगाल में आता है। असम में एनआरसी करके जो बीजेपी को फायदा हुआ है, उसका नेगेटिव रिजल्ट यहाँ झेलने को मिल रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, बंगाली हिंदू, ईस्ट बंगाली ओरिजिन के, उनका भी एक अंडर करेंट रहा है, जो बार बार आपके प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूं, बट इसको लेके तो काफी लोगों ने काफी कुछ कह दिया। आज हमने जो जो कहा था, हर चीज आपको बंगाल में देखने को मिल रहा है। संजीव श्रीवास्तव अभी नहीं है, मेरे पुराने कोलीग है बीबीसी में, उनसे पूछ लेना कि गए 30 साल में बंगाल का इलेक्शन, नॉर्थ ईस्ट का कोई इलेक्शन हमने गलत रीड नहीं किया है। हाँ, मार्जिन ऑफ विक्ट्री थोड़ा हमारे हिसाब से भी ज्यादा लग रहा है। हम 175-80 का उम्मीद कर रहे थे तृणमूल के लिए, बट एक चीज और याद रखिए, भाजपा और आरएसएस को खास तौर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट कर दें। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से जो बढ़त थी वो ज्यादा हो गई है। ममता बनर्जी करीब 9000 वोटों से पिछड़ गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अभी भी टीएमसी की सांसें अटकी हैं, बावजूद इसके कि वो 200 के पार सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 204 सीटों पर 9000 वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। लगातार एक बीच छठे दौर की गिनती के बाद ये अपडेट आया था कि जो फासला था वो फासला थोड़ा सा घट गया था, 3000 वोटों तक फासला आ गया था, लेकिन अब ये फासला एक बार फिर से बढ़ गया है। 9000 वोटों से ममता बनर्जी पिछड़ रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अगर टीएमसी को सबसे ज्यादा किसी खबर का अब इंतजार होगा, या जो मंथन चल रहा होगा, या फिर जो बैठकें हो सकता है अंदर खाने में चल रही होंगी, तो जाहिर सी बात है उसमें यही मंथन हो रहा होगा कि नंदीग्राम में क्या चल रहा है, नंदीग्राम का नतीजा क्या होगा। ममता बनर्जी करीब 9000 वोटों से पिछड़ रही हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी अब जो चर्चा है वो नंदीग्राम के इर्द गिर्द है। पश्चिम बंगाल में सत्ता की तस्वीर क्या होगी, ये कमोबेश अब साफ हो रही है। टीएमसी एक बार फिर से, टीएमसी की हैट्रिक, लेकिन क्या ममता बनर्जी जीतेंगी नंदीग्राम से, ये सवाल है। और ये सवाल गहराता जा रहा है क्योंकि दायरा बढ़ता जा रहा है। 9000 वोटों का ये दायरा हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। गोपाल अग्रवाल जी, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मुझे लगता है शायद अब आप लोगों की भी सबसे ज्यादा नजर होगी। टीएमसी की सांसें तो अटकी हुई हैं कि नंदीग्राम में क्या होगा। नहीं, देखिए, यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की कैंपेन करी है, वह एक तरीके का कई जगहों पे उनके कैंपेन में फ्रस्ट्रेशन और जो मतलब जो इलेक्शन में स्ट्रेस होता है वह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। और बहुत लोग, ममता बनर्जी के लोग अंदर ही अंदर उनके अभिषेक बनर्जी के प्रति उनके मोह के लिए कारण बहुत परेशान भी थे। तो जितना आसान किसी को लग रहा हो कि यह इलेक्शन में ममता बनर्जी को उतना स्ट्रेंथ मिल गया है, वह उतना आसान रहने वाला नहीं है। और यह बात भी मैं अभी जो मैं एक बात और उस बात में जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो नरेशन की बात है, जब अभी बात आई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जिसका फॉल आउट, एनआरसी का फॉल आउट आसाम में कुछ लोगों को लगता था, तो वह जो एनआरसी की पूरी प्रक्रिया थी वह 1971 की थी प्रक्रिया, और वह आसाम के लोगों ने मांगी थी। लेकिन उस प्रक्रिया में जो कमी रह गई थी कि जो वहाँ पे आसपास, जैसे पश्चिम ये बंगाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या आसपास के क्षेत्रों में जो धार्मिक माइनॉरिटी वहाँ पे है, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियंस, ये लोगों का वहाँ पे प्रताड़ना हो रही थी। और वो उस प्रताड़ना के गोपाल जी, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इस वक्त पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। दिलीप घोष जी, कैसे आकलन करेंगे इन परिणामों का? क्या आपको भी लगता है कि आपके पूरे कैलकुलेशंस गलत साबित हो गए इन चुनाव में? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव का नतीजा अभी तक आया नहीं है। कहीं 15%, 20% वोट का भी काउंटिंग हुआ है।
इसलिए जो ट्रेंड चल रहा है, सुबह जैसा आया था एक प्रकार ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, ये दूसरा ट्रेंड चल रहा है। तो अभी रात 10 बजे तो काउंटिंग होगा, इस बार 27 राउंड होगा, तो इसमें कई 4, 5, 6 राउंड हुआ है। इसलिए इसका जो ट्रेंड है उसमें 200, 400, 1000, 1500 वोट्स में आगे पीछे हो रहा है मैक्सिमम सीट। तो इसलिए इसका ऊपर कोई निर्णय लेके चर्चा करना मुझे लगता नहीं कि ठीक है। 50% वोट का काउंटिंग होने के बाद एक पता चलेगा कि किधर जा रहे हैं। दिलीप जी, आपसे समझने के लिए मैं जानना चाहूंगा 50% वोट्स की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, कब तक हो जाएगी और कितने राउंड्स हो चुके हैं? और खुद व्यक्तिगत तौर पर चूंकि आप सारथी थे पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के रथ के, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या कैलकुलेशन है, बीजेपी को कहां तक जाना चाहिए इन चुनाव में? बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, उसी तैयारी के साथ हमने वोटिंग और लड़ाई शुरू की और लोगों ने भी उसी दिशा में वोटिंग किया है। और पिछले 50 साल में बंगाल में सबसे पीसफुल चुनाव हुआ है, एक ही बूथ में केवल रिपोलिंग हुआ था। तो लोग परिवर्तन की तरफ वोटिंग किया है और इसीलिए अभी जो चुनाव का काउंटिंग हो रहा है वो 4, 5 राउंड 6 राउंड हुआ है। कम से कम 14-15 राउंड होने का बाद 50% वोट हो जाएगा, तब एक प्रकार स्टेबल होगा कि क्या है। अभी तो हर 2-3 राउंड में रिजल्ट बदल जाता है, हर सीट में अप डाउन हो रहा है, इसलिए इस पर बोलना अभी थोड़ी सी मुश्किल है। अब 205 टीएमसी के हैं, 83 बीजेपी आगे है, तो आपको लगता है लगभग 110-112 सीटों का फासला बीजेपी पाट पाएगी? दिलीप घोष जी, बहुत बड़ा फासला है ये। नहीं, उतना आधा सीट अगर इधर आ जाए तो हो ही गया। जितना फासला है उसका बीच में अगर इधर से उधर हो जाए 50%, तो फिर तो रिजल्ट हो ही गया। और मुझे उम्मीद है अभी भी समय है रिजल्ट बदलने के लिए। हेलो, ठीक है, लेकिन दिलीप घोष जी एक सवाल ये भी है कि जो दावा था हर बार अमित शाह तमाम चुनावी रैलियों में ये कहते थे कि आपकी बार 200 के पार, कम से कम ये स्थिति तो नहीं होने जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय हमने 21 सीट का टारगेट रखा था, 50%, 18 तक पहुंचा था हम लोग। तो एक टारगेट रखना पड़ता है, उसको लेके लड़ना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना पड़ता है। कई बार हो जाता है, कई बार होता नहीं है। लेकिन मुझे अभी तक उम्मीद है कि जिस ढंग से हमने चुनाव को चलाया है और लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, रैलियों में जो भीड़ थी, लोगों का जो उत्साह था और जिस प्रकार से पोलिंग हुआ है निडर होकर के, ये बेकार नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी वोट से हार जीत हो ही सकती है, लेकिन ट्रेंड को मैं रिजल्ट मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। समय अभी बाकी है, समय के बाद ही जो नतीजा आएगा, नतीजा आने में तो रात 10-11 बजेगा, लेकिन कम से कम 50% वोट का गिनती हो जाए, उसके बाद एक पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, आपने कहा 51% वोट काउंट हो जाएं, लेकिन क्या दिलीप दा आपने एक्सपेक्ट किया था कि शुरुआती रुझानों में टीएमसी 205 सीटों तक पहुंच जाएगी, बहुमत से लगभग 50-55 सीटें आगे? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था, क्या आपने उम्मीद की थी ऐसी? नहीं, जब शुरू हुआ रुझान, देखिए उस समय नेक टू नेक फाइट था, 150 के ऊपर 150 के नीचे ऐसा था। लेकिन बाद में फिर बदला है, कई सीटों में जहां हम जीते थे लोकसभा के समय, वहां थोड़ी थोड़ी वोट से हम पीछे जा रहे हैं। और जो संख्यालघु इलाका है उसमें कांग्रेस और सीपीएम का जो गढ़ था, उन्होंने पूरा मैदान छोड़ दिया टीएमसी। चुनाव प्रचार में मैंने कहीं नहीं देखा उनको। और अभी भी नतीजा जो आ रहा है उसमें ऐसे करीब 50 सीट होंगे जो जहां उनका 40-45 उसके ऊपर सीट था, और दोनों मिलाकर के 60 से ऊपर सीट था, वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका एक बड़ा कारण है, इसका एक एडजस्टमेंट भी हुआ है कांग्रेस के साथ टीएमसी के, इसलिए उसके कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर आए नहीं दिल्ली से, राहुल बाबू एक ही बार आए थे। यहाँ प्रदेश के भी बड़े नेता को जो मैदान में हम लोग नहीं देखा है, ये लगता है इसका भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई सेटिंग हुआ होगा जिसका नतीजा ये आ रहा है। हम अपने जो कोर इलाका उसमें मैदान में अभी टिके हुए हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही वोट। मुझे लगता है कि ये जो पिछले लोकसभा चुनाव में 121 सीट में हम आगे थे उसको हम पार करें। ठीक है, आपने कहा 121 सीटों को पार करेंगे। सबसे पहले नंदीग्राम, दिलीप घोष जी का क्या प्रेडिक्शन है, क्या शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीतेंगे? संभावना उनका जीतने का, क्योंकि इसके पहले 2-3 बार लोगों ने वहां उनको जिताया है, लोकसभा में, विधानसभा में।
और उनके साथ वहाँ जमीन का संपर्क है, नेतृत्व उन्होंने दिया, आंदोलन का परिवर्तन वहाँ से हुआ था। इसलिए शुभेंदु बाबू के साथ ही जनता है। ममता बनर्जी उसका श्रेय लेने गई थी, मुझे लगता है कि लोग उनको स्वीकार नहीं किया है और शुभेंदु बाबू ही वहाँ से जीतेंगे। आप दादा, एक बात आपसे समझना चाहूंगा, आप लोगों ने बड़े जोर से तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया था। आपने कहा था ममता दीदी जय श्री राम नहीं बोलने देती, फिर सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी पे जो प्रोग्राम हुआ वो नाराज होकर चली गई, वो एक बड़ा मुद्दा बना। क्या आपको लगता है जो आपका हिंदुत्व का प्लान था उसको बंगाल के हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुसलमानों के वोट ममता बनर्जी को मिलते तुष्टीकरण के नाम पर और हिंदुओं के वोट आपको, जबकि ऐसा लगता है मेजॉरिटी हिंदू वोट मुसलमानों के साथ साथ ममता बनर्जी को गया है। तो क्या आपका तुष्टीकरण का मामला काम नहीं कर पाया? तुष्टीकरण का प्लान, तुष्टीकरण का मुद्दा काम नहीं कर पाया? नहीं, देखिए, उन्होंने पहले स्वीकार किया था कि 30% वोट लेके हम उतर रहे हैं, तो उनका टारगेट था 30% वोट और मैक्सिमम वोट उनको गया है, इसमें कोई शक नहीं है, पहले चुनाव में भी गया था। इस बार कांग्रेस सीपीएम का जो इस प्रकार वोट है वो उधर गया है, कुछ हमारी तरफ आए हैं, तो इसलिए हम तो वोट मिला है तभी तो हम टक्कर दे रहे हैं नेक टू नेक, नहीं तो बहुत ज़्यादा फसला हो जाता, हम कहीं दिखते नहीं। हम 2 सीट से 100 की तरफ पहुंचे हैं और इसलिए लड़ाई में तो हम मैदान में है ही हैं और हम ही हैं, उनके सामने और कोई नहीं है, बाकी लोग गायब। तो इसलिए नतीजा एकदम से आ गया ऐसा नहीं है और हम इसका कोई परिणाम नहीं हुआ ये भी बोलना मुश्किल है। दादा, ममता बनर्जी के पांव में चोट लगी इलेक्शन कैंपेन के ठीक एक दिन पहले, उसको उन्होंने एक बड़ा मुद्दा मिलाया और बकायदा व्हीलचेयर में प्रचार किया। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी को सहानुभूति का वोट मिला है, सिंपैथी का वोट मिला है पांव टूटने के कारण? अभी मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातों ऐसे बहुत छोटी छोटी मुद्दे हैं, उन्होंने प्रयास किया सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन जिस कम्युनिटी को उन्होंने महिलाओं को बार बार संबोधन किया था, महिलाएं, मुझे नहीं लग रहा है कि इन पर कोई प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भरपूर वोटिंग भी की है, जय श्री राम के नारा लगाते हुए की है, महिलाओं की ज़्यादा वोट हमारी तरफ आई है, तो इसीलिए तभी तो नेक टू नेक फाइट बराबर में हो रहा है। अभी भी लड़ाई मैदान में चालू है, लड़ाई से बाहर कोई नहीं है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिलीप दा, मैं आपको बताता हूं, यहां पर दिल्ली में जो लोग एनालाइज करते थे वो ये कहते थे मोदी, ममता, महिला और मुस्लिम, ये 4 फैक्टर्स हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में। क्या ये चारों एम फैक्टर में भारतीय जनता पार्टी 19 पड़ी, तृणमूल कांग्रेस 21 पड़ गई, मोदी, ममता, महिला और मुस्लिम में महिला और मुस्लिम का मेजॉरिटी ममता जी को चला गया? नहीं, महिलाओं की ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेगी और मुस्लिम वोट तो उनके साथ था। मुझे लगता है कि जो सीपीएम कांग्रेस में मुस्लिम वोट था, विशेषकर मुर्शिदाबाद और मालदा में, उसका एक बड़ा परसेंटेज उनकी तरफ जा सकता है। वो सब सीट का रिजल्ट आने के बाद ही इस पर पक्का बोला जा सकता है। आपने बड़े बड़े नेताओं को उतारा, जैसे स्वपन दा को उतारा, स्वपन दास गुप्ता को, लॉकेट चैटर्जी को उतारा, बाबुल सुप्रियो को उतारा, निशित प्रामाणिक को उतारा। ज्यादातर लोग हार रहे हैं, ऐसा क्यों? आपके सांसद क्यों हार रहे हैं? सांसद की सीट जीत गए, विधानसभा की सीट हार रहे हैं, लेकिन अभी हारे नहीं है, प्रोसेस में है। स्वपन दास गुप्ता बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन जमीनी नेता ऐसा नहीं है। इस प्रकार पॉलिटिक्स में पहले बार आए, उनको हमने चुनाव में लाया था लड़ने के लिए, और वो जो सीट था वो है ही टफ सीट। पिछले चुनाव में लोकसभा में हमने वहाँ 1500 वोट से हारा था, पूरा पार्लियामेंट बराबरी का सीट था, इसलिए थोड़ी थोड़ी वोट से हार जीत पीछे आगे हो रहा है। कुछ और सीट है जहाँ, जैसा कि बाबुल सुप्रियो भी यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में होते हैं, उनको एक कलाकार के रूप में हमने टालीगंज, जो स्टूडियो पाड़ा बोला जाता है सिनेमा, वहाँ उनको लाया था और लोगों को लगा उनका इमेज को काम में लगाने के लिए। वो कितना सफल हुआ नहीं हुआ, चुनाव रिजल्ट जब आ जाएगा पूरा तब पता चलेगा। दिलीप दा, आखिरी के 3-4 फेज की वोटिंग तब हुई जब कोरोना बिल्कुल पीक पर पहुंच गया था। कोरोना पूरे देश में था, कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं बेड की कमी थी, वही पिक्चर जो है टेलीविजन पर देखने को मिल रहे थे। क्या कोरोना की वो बड़ी लहर के कारण भी आपके वोटों का नुकसान हुआ है? आपके वोटर्स वोट डालने नहीं निकले, खासतौर पर आखिरी के 2 चरण में? हाँ, आखिरी 2 चरण में कोरोना को ही इशू बनाया गया था लोगों को डराने के लिए, क्योंकि कोलकाता में वोट था। तो कोलकाता के जो वोटर है थोड़ा ज़्यादा सावधान है। मुझे लगता है कि उसमें 1-2% का फर्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं।
बाकी जगह जो वोटिंग परसेंटेज दिखा जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा उसका असर हुआ ऐसा नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है, ममता ज्यादा बड़ा ब्रांड बनकर उभरेंगी इन चुनाव के बाद अगर जीत जाएंगी, और क्या वो ब्रांड मोदी को भी टक्कर दे पाएंगी राष्ट्रीय स्तर पर? आपका क्या कैलकुलेशन है दिलीप दा? लोकसभा चुनाव के समय सारे देश से नेताओं को ममता बनर्जी बुला करके एक प्रकार मोहर लगा लिया था कि फ्रंट जीतेगा तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उन्होंने स्लोगन दिया था 42 में 42 सीट चाहिए। उनके पार्टी के लोग बोले थे 42 सीट चाहिए, दीदी को प्राइम मिनिस्टर चाहिए। वो सफल नहीं हुआ, और जो नेता यहाँ से गए दोबारा मिले नहीं, इसलिए वो जो प्रक्रिया था वो नहीं हो पाई। ये बात सही है कि कोई व्यक्ति को बार बार जो जीत के आता है और कांग्रेस चैलेंज करता है तो उसका एक जगह बनता है, लेकिन ज्योति बाबू भी बहुत दिन तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने टक्कर देने का प्रयास किया, लेकिन वो एक स्थानीय नेता बनकर रह गए। ममता बनर्जी की कद भी उतनी है, बंगाल के अंदर ही है। जो मुश्किल में पड़ जाता है वो ममता बनर्जी की तरफ हाथ लगाते हैं, या तो ममता बनर्जी जब मुश्किल में पड़ जाती है तो उस तरफ देखती है, उनके साथ हाथ मिलाती है। लेकिन इनकी राजनीति अपने प्रदेश तक सीमित है और इसके आगे उनका फिगर और कभी नहीं जाएगा। ये बात सही है कि देश भर में एक लीडरशिप क्राइसिस है, उस जगह को लेने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी एक है। आपने आखिरी चीज सर, आपने जय श्री राम को मुद्दा बनाया। क्या आपको लगता है बंगाल का हिंदू वोट आपको नहीं मिला, बदले ममता दीदी को चला गया? यानी आप लिबरल हिंदुत्व लेकर चलेंगे तो ठीक है, अगर आपने हार्डकोर हिंदुत्व अपनाया तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? नहीं, जय श्री राम नारा का विरोध ममता बनर्जी ने किया, लोगों ने उसको चुनौती के रूप में लिया, और ये जो भ्रष्टाचार, जो हिंसा है, इसका खिलाफ जय श्री राम का नारा लोगों ने लगाया, और मिला हमको वोट तो अभी तो 38-39% वोट हम अभी भी हमको शेयर लग रहा है। और ममता बनर्जी को अभी देखिए रुझान शुरू होते 51% था उनको, और 48-47 तक आया है, और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इसलिए अभी बोलना मुश्किल है कि कौन कौन सा मुद्दा और किस किस ढंग से चुनाव हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ है। जब घोषणा हो जाएगा, पूरा नतीजा आ जाएगा, तब इसका एनालिसिस हम भी करेंगे। अब देखेंगे कौन सा सफल रहा, कौन सा नहीं। दिलीप दा, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। आपसे उम्मीद है कि थोड़ा वक्त आप हमारे लिए निकाल कर रखेंगे ताकि एक व्यापक तौर पर हम इसका विश्लेषण कर सके। आप आपसे जुड़े, आपने हमसे कहा, दिलीप दा ने दो बहुत महत्वपूर्ण बात की। कोरोना के चलते जिन फेजेस में वोटिंग हुई वहां पर उनको लगता है कि कुछ असर जरूर पड़ा होगा। उनका ये भी मानना है कि हिंदू वोट भी उनको मिला है, वो अभी भी रेस से बाहर होने को तैयार नहीं है। दिलीप दा का कहना है कि अभी भी आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि अभी आधी काउंटिंग भी नहीं हुई है। हमने बिहार चुनाव के अंदर देखा, वहां पर भी काउंटिंग में फाइनल ट्रेंड आते आते रात के 9:30-10 बज गए थे। क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।